नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारे एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। बीजेपी सरकार ने शिक्षा में सुधार का नारा नहीं मिशन बनाया है और इसी मिशन के साथ आपको बताते चले कि बीजेपी सरकार ने शिक्षा में सुधार को नारा नहीं मिशन बनाया और इसी मिशन का नाम है ऑपरेशन कायाकल्प। एक ऐसा ऑपरेशन जो सिर्फ स्कूलों की छत नहीं बदलता, बताते चले आपको कि बल्कि सोच भी बदल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों की आधुनिक बनाने की ये पहल अब गांव-गांव, जिले-जिले तक पहुंच रही है। साथ ही सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अब तक आपको बता दें कि हजारों स्कूल में शौचालय से लेकर पेयजल, फर्नीचर से लेकर रंग रोगन तक हर बुनियादी सुविधा को सुधारा जा चुका है। लेकिन बदलाव सिर्फ ईंट और सीमेंट तक नहीं सीमित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ने इस अभियान को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। मिशन कायाकल्प को सिर्फ बजट नहीं मिल रहा है, दिशा भी मिली है। एक तय समय सीमा में स्कूलों को 19 बिंदुओं के आधार पर सुधारने का टारगेट तय किया गया है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मॉनसून के मद्देनजर प्रदेश भर में जल निकास के संबंधित की गई तैयारियों की समीक्षा और आने वाले दिनों में प्रस्तावित सीईटी एग्जाम का लेकर चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में उपायुक्त से अलग अलग पहलुओं पर फीडबैक भी लिया गया। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुलकर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुणा कुमार गुप्ता, गृह सचिव सुमित्रा मिश्रा सहित तमाम विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बताते चले सीएम नायब सिंह सैनी ने बुलाई बैठक। साथ ही आपको बताते चले इन्होंने बैठक ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने ये बैठक ली है। साथ ही जल निकासी समीक्षा, साथ ही हरियाणा में अहम ये बैठक ली गई, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने बुलाई ये बैठक। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार डॉक्टरों को बेहतर समाधान और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2014 में जहां मेडिकल कॉलेजों की संख्या मात्र 6 थी, वहीं अब ये बढ़कर 15 हो गई है और 9 नए कॉलेज निर्माणाधीन है। इसके परिणाम स्वरूप एमबीबीएस की सीटें 2014 में 700 से बढ़कर अब 2185 हो चुकी है। तो वहीं राज्य सरकार का वर्ष 2029 तक एमबीबीएस की सीटें 3400 के अधिक करने का लक्ष्य है। इस बार डॉक्टर्स डे हम सब जो इसकी थीम भी है, क्योंकि पिछले दिनों हम जब कोरोना एक वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा था और उसके पीछे एक बड़ी ताकत, क्योंकि जब व्यक्ति परिवार का सदस्य भी किसी व्यक्ति के पास नहीं पहुंच जा सकता था, तो उस स्थिति के अंदर भी हमारे डॉक्टर्स उसके नज़दीक जाकर के उसका इलाज करने का काम हम सब ने किया है। और मुझे खुशी है कि आज की जो थीम है कि मास्क के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल, और यह थीम
हमें प्रेरित करती है कि हम डॉक्टरों की केवल पेशेवर सेवाओं के लिए नहीं बल्कि मानव कल्याण के लिए भी सराहना होती है। उनकी जरूरतों को समझें, उन्हें पूरा करने का हम सब मिलकर के प्रयास करें। मुझे ये भी खुशी है कि आप सब जानते हैं कि आज का ये दिन, ये 1 जुलाई, जो डॉक्टर बीसी राय का जो आज जन्मदिन भी है, क्योंकि जो डॉक्टर्स को ये समर्पित है, डॉक्टर बीसी राय, उनके जन्मदिन को डॉक्टर्स डे के रूप में हम सब मनाते हैं। आज के संदर्भ में जहां डॉक्टर बीसी राय को अलग अलग तरीके से हम सब याद करते हैं, उन्हें इसलिए याद नहीं किया जाता कि वे 2 बार पश्चिम बंगाल के वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बल्कि इसलिए याद किया जाता है कि महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और दूरदर्शी राजनेता होने से पहले वो निष्ठावान डॉक्टर भी थे। उन्होंने चिकित्सा व्यवसाय को मिशन के रूप में लिया है। उनका विश्वास था कि स्वराज केवल सपना ही रह जाएगा यदि लोग शरीर और मस्तिष्क से स्वस्थ को मजबूत नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में, डॉक्टर बीसी राय जी ने 1 दर्जन से ज्यादा चिकित्सा सेवा संस्थाएं निजी स्तर पर संसाधन जुटा करके उन्होंने खड़ी करने का काम वो डॉक्टर बीसी राय ने किया है। जो डॉक्टर्स हैं, जो अपनी सेवाएं देते हैं, वो मानवता के हित में जो काम करते हैं, और उसमें डॉक्टर बीसी राय जी की जो सेवाएं हैं, उन्हीं को हम आज ये डॉक्टर्स डे के रूप में हम याद कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी ढाबा रेस्टोरेंट मालिकों को प्रतिष्ठान के बाहर नेम प्लेट, फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को प्रमुखता से दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब इस पर विवाद हो रहा है, विपक्ष इस पर खुलकर विरोध कर रहा है। विवाद होता देख अब खुद प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने इस पर जवाब दिया है। सीएम धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कल मैं इसी की समीक्षा भी करूंगा। कांवड़ रूट पर ढाबा दुकान मालिकों के नेम प्लेट विवाद पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा हमारी आस्था और भक्ति की यात्रा है, जिस पर हर साल 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अलग अलग क्षेत्रों से हरिद्वार और ऋषिकेश आते हैं। वे सभी गंगा नदी का पवित्र जल अपने अपने क्षेत्रों में ले जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली दुकानें शुद्ध होनी चाहिए और खाने पीने की चीजों में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि हमने ये फैसला लिया है। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कल से इसी पर समीक्षा भी करूंगा। तो वही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। विभिन्न पार्टियों के दिग्गज नेता बिहार पहुंच रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। इस दौरान पार्टियां सीट बंटवारों से लेकर तमाम मुद्दों पर बैठकें कर रही हैं। इस बीच आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना पहुंचे। केंद्रीय रक्षा मंत्री आपको बताते चले, राजनाथ सिंह ने जहां बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाई और भविष्य का रोड मैप भी बताया। उन्होंने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भी बताया। बिहार की धरती पर आने के कुछ दिन पहले मुझे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां जो कुछ भी हुआ उसको मीडिया के माध्यम से आप सबको जानकारी निश्चित रूप से होगी। जो बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बैठक के दौरान वहां जो मेरे साथियों बैकड्रॉप लगाया गया था
उसमें इस बार नालंदा विश्वविद्यालय को सम्मिलित कराया गया था, क्योंकि भारत और चीन के बीच का जो सांस्कृतिक सेतु है, वह यदि इस देश की कोई धरती है तो वह बिहार की धरती है। इतना ही नहीं, चीन के साथ जो बाइलेटरल मीटिंग यानी द्विपक्षीय बातचीत हुई, उसके बाद जो गिफ्ट एक्सचेंज हुआ, उसमें मैंने चीन के रक्षा मंत्री को एक मधुबनी की पेंटिंग भी भेंट की थी। ट्री ऑफ लाइफ के बारे में मैं सोच रहा था, और जब मैं आप लोगों के बीच में दोस्तों यहां पर मौजूद हूं, तो मुझे साफ दिख रहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो यह संगठन है, वह भी एक तरह का वृक्ष ही है, जिसकी जड़ों को मजबूत करने का काम हमारे परिश्रमी और दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी कार्यकर्ता ही करते हैं। भाजपा में हर कोई कार्यकर्ता भाव से ही काम करता है, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न बैठा हो। यही हमारी पार्टी की मजबूती का आधार है। और साथियों, जिसका यह परिणाम यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज बन चुकी है। तो वहीं बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता और संगठनात्मक मूल्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता पद की लालसा में नहीं, बल्कि भारत माता की सेवा और अपने व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से कार्य करता है। पार्टी का मानना है कि उसका प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रहित, सेवा और समाज कल्याण को सर्वोपरि मानकर निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। ये बयान बीजेपी की उस विचारधारा को दोहराता है जिसमें सत्ता नहीं, सेवा को प्राथमिकता दी जाती है। संगठन का ये संदेश विपक्ष के उन आरोपों पर भी जवाब है जिसमें बीजेपी पर सत्ता केंद्रित राजनीति करने का आरोप लगाया गया था। पार्टी का स्पष्ट कहना है कि बीजेपी की ताकत उसकी कार्यकर्ता आधारित संरचना है, साथ ही जहां समर्पण, अनुशासन और राष्ट्रनिष्ठा सर्वोपरि है। पंचायत चुनाव में इस बार नजारा कुछ अलग होगा। जहां एक और विपक्षी नेता की दुहाई दी जा रही थी, वहीं कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए इंडिया गठबंधन से अलग पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। क्या ये फैसला रणनीति है या अंदरूनी खींचतान का नतीजा? इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन की शुरुआत विपक्ष की एकता के तौर पे हुई थी। 2024 के आम चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक समीकरण तैयार किया गया था, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, सपा, राजद और डीएमके जैसे कई दल शामिल थे। उद्देश्य साफ था कि मोदी सरकार को चुनौती देना। लेकिन अब पंचायत चुनाव जैसे स्थानीय चुनावों में यह गठबंधन दरकता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का गठबंधन लोकसभा चुनावों तक ही सीमित रहा। पंचायत चुनाव में दोनों पार्टियां आमने सामने हो सकती हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अधर में है। बंगाल में ममता बनर्जी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव में अपने बलबूते लड़ेंगी। ऐसे में कांग्रेस का ये फैसला पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नए राजनीतिक तस्वीर पेश करना है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन आने वाले पंचायत के चुनावों में नहीं दिखेगा। कांग्रेस और सपा की राहें इसमें अलग अलग हो सकती हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर संकेत भी दिए हैं। अगर सब कुछ पार्टी की सोच के मन मुताबिक हुआ तो कांग्रेस पंचायत चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी। ऐसे में वह न सिर्फ ढांचा दुरुस्त कर रही है, बल्कि जनहित के मुद्दे को लेकर निरंतर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। अब पार्टी की ओर से सभी जिलों में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की तैयारी है। कांग्रेस ने 133 जिला और शहर अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। करीब 40 जिला और शहर की कार्यकारिणी घोषित भी हो चुकी है। अन्य जिलों और शहरों की जल्द ही कार्यकारिणी घोषित होने की उम्मीद है और पार्टी की रणनीति है कि पंचायत चुनाव में माहौल बनाने के लिए जिला और शहर इकाई का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाए। 3 से 7 जुलाई के बीच घोषित जिला और शहर कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें पार्टी के सांसद, पूर्व विधायक सहित अन्य वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद इन जिलों में विधानसभा क्षेत्र और ब्लॉक स्तरीय कमेटियां गठित की जाएंगी। फिर उनका भी शपथ ग्रहण होगा। प्रयास है कि 15 अगस्त तक सभी बूथ कमेटियों का गठन पूरा किया जाएगा।
आजाद समाज पार्टी ने भी पंचायत चुनाव में दमदारी से उतरने की तैयारी तेज कर दी है। इंदिरा नगर स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस सुनील कुमार चित्तौड़ ने इसे लेकर बैठक दी। साथ ही निर्देश दिए कि आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए जल्द से जल्द वार्ड स्तर तक संगठन को मजबूत करने का काम करें। प्रदेश के सभी मुख्य मंडल प्रभारी और मंडल प्रभारी भाईचारे के पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने आगामी चुनावों के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जुड़े, भाईचारा कमेटियों का भी गठबंधन करें और इसके साथ ही प्रयागराज जैसी घटना पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आवश्यक बयानबाजी से बचने की भी सुझाव दिया। पंचायत चुनाव भले ही स्थानीय हो, लेकिन इसका असर बड़ी राजनीति पे सीधा पड़ता है। ये चुनाव पार्टियों के लिए जमीनी ताकत का असली टेस्ट होते हैं और गांव में पार्टी की कार्यकर्ताओं की सक्रियता और संगठन की मजबूती इन्हीं चुनावों में नजर आती है। कांग्रेस यदि इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो यह न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि आने वाले शहरी निकाय और विधानसभा चुनावों की बुनियादी भी तैयार करेगा। जहां एक और एकजुट विपक्ष की मांग तेज हो रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का एक कदम बताता है कि वह अब गठबंधन से ज्यादा अपनी आत्मनिर्भर रणनीति पर ध्यान दे रही है। पंचायत से लेकर संसद तक भारतीय राजनीति अब नए मोड़ पर है और इसकी शुरुआत गाँव की चौपाल से हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये गठबंधन सिर्फ दिल्ली की राजनीति तक सीमित रह जाएगा और लोकसभा चुनावों में भले ही दल एक मंच पर नजर आए हों, लेकिन पंचायत निकाय विधानसभा चुनावों में जिस तरह सब अपने अपने रास्ते चलने लगे हैं, उससे साफ है कि गठबंधन की नींव बेहद कमजोर है। राजनीतिक समीकरणों में हर दरार किसी के लिए नई अवसर बनती है। भाजपा इस स्थिति को एक सुनहरा मौका मान रही है और पार्टी नेतृत्व पहले ही पंचायत स्तर पर मजबूत पकड़ बना चुका है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या स्वच्छ भारत मिशन। भाजपा को उम्मीद है कि विपक्षी बिखराव से अब सीधा लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर कांग्रेस का पंचायत चुनाव में अकेले उतरने का फैसला एक बड़ा राजनीतिक संकेत है, जहां गठबंधन की राजनीति से ज्यादा प्राथमिकता अपने संगठन को देना है। अब देखना यह होगा कि ये रणनीति जमीनी हकीकत में कितना असर दिखा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। दिल्ली में प्रदूषण की जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। राजधानी में आज से पुराने वाहनों पर नो फ्यूल पॉलिसी लागू हो गई है। 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां न तो अब दिल्ली की सड़कों पर दौड़ पाएंगे और न ही उन्हें पेट्रोल डीजल मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस बल तैनात है। जो वाहन इस नीति के दायरे में आएंगे उन्हें फ्यूल नहीं मिलेगा और जरूरत पड़ी तो जब्त भी कर लिया जाएगा। ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं, एनसीआर की बाकी शहरों के लिए भी संकेत है। अब लापरवाही नहीं चलेगी। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली की हवा अब और जहरीली ना हो, इसके लिए सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो हर वाहन मालिक को झकझोर देगा। राजधानी की सड़कों पर दौड़ते वो वाहन जो अब अपनी तय उम्र पूरी कर चुके हैं, उनके लिए अब कोई रियायत नहीं बचेगी। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल नीति लागू हो चुकी है और इस पॉलिसी के तहत ऐसे सभी वाहन जो 15 साल से पुराने पेट्रोल या 10 साल से पुराने डीजल इंजन वाले हैं, उन्हें अब पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इससे न सिर्फ शहर में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण होगा, बल्कि सड़क पर गाड़ियों की अनियंत्रित भीड़ और ट्रैफिक का दबाव भी कुछ हद तक कम होगा। ये सिर्फ एक नीतिगत फैसला नहीं, बल्कि राजधानी की सेहत से जुड़ा एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। दिल्ली सरकार के इस नए नियम के तहत राजधानी में अब एंड ऑफ लाइफ यानी EOL वाहनों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ऐसे वाहन जो पेट्रोल के मामले में 15 साल और डीजल के मामले में 10 साल की तय सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें आज से ना तो पेट्रोल डीजल मिलेगा और ना ही सड़कों पर चलने की अनुमति होगी। सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए एक व्यापक और सशक्त तंत्र तैयार किया है। इसमें कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, MCD और दिल्ली पुलिस जैसी कई प्रवर्तन एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं। इन सभी की टीमें अब दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर मौजूद रहेंगी ताकि कोई पुराना वाहन सिस्टम को चकमा न दे सके। इस बाबत दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने भी जानकारी साझा की। देखिए, दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट और पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडीज जो हैं CAMQ इत्यादि सब लोग इस विषय की संगीनता को देखते हुए लगातार ये बात कह रहे हैं कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को बंद किया जाना चाहिए।
और बंद किया जाना मतलब जिनको पेट्रोल ना मिले उनको पेट्रोल नहीं दिया जाए। वो लगातार इस बात की चर्चा, प्रेशर माननीय कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली में चल रही है। हम भी ये सोचते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो, सरकार भी उसको देख रही है। कैमरों के ऊपर बहुत बड़ी इसमें डिपेंडेंसी है कि पेट्रोल पंप पे जो कैमरों की बात माननीय कोर्ट द्वारा की गई, हम भी उसकी वायबिलिटी देख रहे हैं कि दिल्ली में यदि कार्रवाई ये शुरू होती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, लोगों को दिक्कतें ना आए, लोगों के संज्ञान में भी चीज़ें रहे। अपनी ओर से सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि ये चीज़ें आराम से हो पाएँ और उसको हम अभी भी काम कर रहे हैं उस सारे विषय पे और देखते हैं किस तरीके के आदेश पे काम। इस नीति का सबसे अहम हिस्सा है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम यानी ANPR तकनीक। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर इस अत्याधुनिक कैमरा सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा जो हर वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करेगा और ये निर्धारित करेगा कि वह गाड़ी तय उम्र सीमा में आती है या नहीं। जैसे ही कोई एंड ऑफ लाइफ व्हीकल पंप पर आता है उसकी तुरंत पहचान हो जाएगी। इसके बाद न सिर्फ सार्वजनिक घोषणा की जाएगी बल्कि जरूरत पड़ी तो वाहन को वहीं जब्त कर लिया जाएगा। इसे लागू करने के लिए SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया जा चुका है और पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। जो लोग इन नियमों की अनदेखी करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। यदि कोई वाहन मालिक पुरानी गाड़ी लेकर पेट्रोल भरवाने आता है तो उस पर 10,000 रुपए तक का चालान हो सकता है। दोपहिया वाहनों के मामले में ये जुर्माना 5,000 रुपए रखा गया है। हालांकि सरकार ने एक मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया है। वाहन मालिक को पहली बार में एक मौका मिलेगा कि वह जुर्माना भरकर गाड़ी को वापस ले सके, लेकिन यदि वह नियमों की अनदेखी करता है या समय पर फाइन नहीं भरता तो उसकी गाड़ी को स्थायी रूप से जब्त कर लिया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय थानों की टीमें अब पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त अजय चौधरी ने बताया कि 2 तरह के फ्यूल स्टेशन, एक जो सुबह 6 से रात 11 तक चलते हैं और दूसरे जो 24 घंटे खुले रहते हैं। दोनों की संवेदनशीलता के अनुसार सूची तैयार की गई है। उन पंपों की पहचान की जा चुकी है जहां पर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के आने की संभावना सबसे अधिक है और जहां कानून व्यवस्था भंग हो सकती है। ऐसे पंपों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि नियमों को लेकर कोई टकराव या अव्यवस्था न हो। दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल CNG वाहनों को इस नीति से बाहर रखा जाएगा। पहले योजना थी कि 15 साल से पुराने CNG वाहनों को भी इस फेहरिस्त में शामिल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल उन्हें राहत दी गई है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर निहारिका राय ने जानकारी दी है कि सरकार और प्रवर्तन एजेंसियों का पूरा ध्यान इस वक्त डीजल और पेट्रोल वाहनों पर है। इससे साफ है कि सरकार अभी मुख्य रूप से उन गाड़ियों पर फोकस कर रही है जो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती हैं। दिल्ली के बाहर भी ये नीति धीरे धीरे प्रभाव में आएगी। 1 नवंबर 2025 से नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत के पेट्रोल पंपों पर भी ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। हालांकि वहां अभी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन निगरानी और डेटा संग्रह का काम शुरू कर दिया जाएगा। इससे ये स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि भविष्य में ये नीति पूरे NCR क्षेत्र में लागू की जा सकती है। यानी यदि वाहन मालिक सोच रहे हैं कि वे दिल्ली की सीमा पार करके फ्यूल भरवा लेंगे तो वो रास्ता भी जल्द बंद हो जाएगा। सरकार की नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल नीति सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि राजधानी की जनता को प्रदूषण से राहत दिलाने की दिशा में एक निर्णायक प्रयास भी है। दिल्ली की हवा पहले ही विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक की गवाही देती है और आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा पुराने वाहनों की वजह से होता है। ऐसे में ये नीति न केवल हवा को सांस लेने लायक बनाएगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक साफ और स्वस्थ वातावरण भी देगी। दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियों ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं ही अपने पुराने वाहनों को स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत जमा कर दें, ताकि ना तो उनका वाहन जब्त हो और ना ही उन्हें जुर्माना भुगतना पड़े। दिल्ली के कई स्क्रैप सेंटरों को इस दिशा में सक्रिय कर दिया गया है, जो प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बना रहे हैं। सवाल अब सिर्फ गाड़ी की उम्र का नहीं बल्कि शहर की सेहत का है। सड़कों पर दौड़ती पुरानी गाड़ियां अब दिल्ली की हवा को और जहरीला नहीं बना सकेंगी। फ्यूल कट होने के साथ साथ अब इन गाड़ियों की सांसें भी
गिनती की हो चुकी हैं। सरकार का यह फैसला एक चेतावनी है। वक्त रहते वाहन मालिक जागे, वरना उनकी गाड़ी भी कब्र में चली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल खबरों और रिपोर्ट्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।